प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासर और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ गई। यूक्रेनी सदर ने रूस की जानिब से हमला पूरे यूरोप के खिलाफ जंग करार दे दिया। लड़ाई पूरे यूरोप तक फैलने का खदशा। इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात। इमरान खान के दौरे रूस के गलत वक्त पर ऑपोजिशन की तनकीद। दिफाई तज्जियाकारों का भी हैरानी का इजहार। क्या इमरान खान ने जंग के माहौल में रूस का दौरा करके सफारती गलती का इर्तिकाब किया? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पैका कानून को ड्रैकोनियन और नैप कानून से बदतर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर गालम गलोच पर सियासी जमातें और कारकुन जिम्मेदार। अटॉर्नी जनरल ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज को काबीना अरकान से डिस्कस करने की यकीन दहानी करा दी। पैका से मुतालिक मजीद समात 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा बात करेंगे नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। वालदैन बरी। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर समेत तमाम मुलाजमीन भी बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, जो एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये किस तरफ जा रही है। अभी तक हम ये तो कह रहे थे कि कोल्ड वॉर है, बट दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। एंड अगर हम इसको कंबाइन करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के साथ और जिस तरह की उसके ऊपर तनकीद हो रही है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? जी, अब तो ये हॉट वॉर हो गई है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहली दफ़ा हुआ है कि यूरोप के अंदर एक मेजर पावर के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ हो। पहले जो वियतनाम, कोरिया, ये छोटे मुल्कों के ऊपर हमला करते रहे हैं, मगर ये एक तो यूरोप में हो रहा है। दूसरा ये है कि इसमें पूरी दुनिया, इसलिए ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं इन्वॉल्व हो गई हैं कि नेटो के लिए मसला ये है कि उनकी नेटो का आपस में माहिदा होता है कि एक पे हमला, सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो अब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये अक्सर ये आ रहा है कि जनाब ये इस हद तक जाएंगे। पहले तो ये था कि 2 उनकी रियासतों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। अब रूस ने बाकायदा यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और उनके दारुल खिलाफा कीव पे ऊपर भी जो है कुछ बम गिराए गए हैं, मिसाइल गिराए गए हैं और मुख्तलिफ और शहरों में भी गिराए गए हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त पूरी अफरा तफरी मच रही है। अब इस वक्त नेटो के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, अमेरिका के लिए भी ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है। अभी सैंक्शंस की एक काफ़ी सारी कदगनें और सैंक्शंस जो हैं का ऐलान किया गया है, मगर कदगनों का जो असरात हैं वो काफ़ी अरसे बाद होते हैं। और यूरोप जो रशिया है वो ईरान से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ये एक बहस है कि उस पर कितना सेक्शंस का असरात होगा। उससे बियॉन्ड जो कि वहाँ पे जो हार्ड लाइनर्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो जो कह रहे हैं कि जनाब नेटो को, अमेरिका को या यूरोप को जंगी जवाब भी कोई देना चाहिए। तो उसके अंदर एक तो सिफारती मसाइल ये आ जाते हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बनने का उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी, मगर वो नेटो का हिस्सा नहीं है। सो ये टेक्निकली नेटो की किसी कंट्री के ऊपर हमला नहीं है। दूसरा ये है कि इसको अगर कोई नेटो इसके ऊपर वो इसको रिएक्ट करती है, मिलिटरली अस्करी तौर पे रिएक्ट करती है, तो उनके पास यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की वो पीछे बैकिंग नहीं है, जिस तरह कि अफ़गानिस्तान के अंदर रही या इराक़ के अंदर रही। तो और वो उसका आने का इम्कान भी इसलिए नहीं है कि रूस के पास वीटो की पावर है। अगर कोई अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज उसके लिए मूव करते हैं तो वो बैकिंग सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं आएगी, क्योंकि वो वीटो आ जाएगा। और इसलिए वहाँ पे अब ये है कि क्या रिएक्शन कैसे किया जाना चाहिए। हर मुल्क अपने मफादात के मतलब वहाँ पे उसके मुताबिक रिएक्ट कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चीन किस तरह रिएक्ट कर रहा है। चीन ने बड़ा फ़िलहाल मेजर्ड, जो मेरा फेवरेट लफ्ज़ आप कहते हैं, कि उस तरीके से खुला जो है, हालांकि उनकी आजकल सफारती तल्लुकात रूस के साथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं और माहदे भी काफ़ी हो गए हैं, मगर उन्होंने दरमियाना रास्ता लिया है कि अमन के ज़रिए सफारती मामला जो हैं तय होने चाहिए। वो किया है। हम जो है वो जो कहते हैं ना आई ऑफ द स्टॉर्म के बिल के अंदर हम इत्तफाकन आ गए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ा अच्छा किया
कि जाने से पहले जो समीरा रियाज को न्यूज़ वीक के अंदर उन्होंने दो बातें पहले ही क्लियर कर दी थी कि जनाब पहले तो ये कि ये अब नहीं, हमने 6 महीने पहले से ये सिलसिला जारी था, सो ये यूक्रेन की वजह से, जंग की वजह से। दूसरा उन्होंने कहा यूक्रेन पे पॉलिसी जो है हमारी, हम अमन के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए नहीं। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एलामिया इशू किया गया, पॉलिसी स्टेटमेंट जो इशू की गई है, उसके अंदर भी इसी बात का इरादा किया गया है कि हम चाहते हैं कि मामला जंग तक नहीं जाने चाहिए और सफारती ताल्लुकात सफारती तरीके से ये बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। तो वहाँ पे होते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा 2 सवाल आए हुए थे, बहस चल रही है, एक ये कि प्राइम मिनिस्टर को इसको कैंसिल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जनाब ये कैंसिल कर देना चाहिए। हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स और पुराने अस्करी तजियागार जो सुन रहा था मैंने उनको, मगर एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा था कि ना जाने की सूरत में उसका नुकसान ज़्यादा हो जाना था, और जो वहाँ जाए उनकी मौजूदगी में जंग हुई, उनकी मौजूदगी में जंग शुरू हुई, उनके जाने से पहले थोड़ी सी कशीदगी आ चुकी भी थी, मगर बाकायदा हमला यूक्रेन के ऊपर उनकी मौजूदगी में था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरी दुनिया ये देख रही थी कि ये तो चलो मान लिया जाएगा, सफारती लोग ये समझते हैं कि जनाब ये पहले से इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो कैंसिल नहीं किए जाते, मगर ये देखा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ क्या स्टेटमेंट देते हैं या एलामिया में क्या किया जाता है, क्योंकि हर एक पाकिस्तान के अंदर जितने भी तजियाकार हैं या इस चीज़ को जो सफारतकार हैं, वो इस चीज़ पे कंसेंसस था कि एक बैलेंसिंग एक्ट हमें करना है इस वक्त वहाँ जाने का। बहरहाल अगर हम वहाँ ना होते, प्राइम मिनिस्टर अगर ना होते, तो इस वाक़े से हमारा तो जिक्र भी नहीं कहीं आना था, हम इतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। मगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस पे थे वहाँ पे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ, हमने अपने एलामिया में भी और किसी इंटरव्यू में भी ये नहीं जानबदारी की किसी किस्म की भी कोई इंडिकेशन नहीं दी, मगर ऐसे मौके पे वहाँ पे होना भी जो है एक किस्म का सिग्निफिकेंट नहीं है वो वेस्टर्न में, क्योंकि हमारी बहरहाल सारी जो एड आती है या ट्रेड आती है वो वेस्ट से आती है। यहाँ तक कि इवन यूक्रेन से, हम रशिया से सिर्फ $150 मिलियन की हमारी ट्रेड है, यूक्रेन के साथ हमारी $450 मिलियन की है, उनसे भी ज़्यादा है। हम उनसे गंदम लेते हैं, हम उनसे टैंक मंगवाते हैं, हम उनसे अस्करी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हमारा रशिया के मुकाबले में यूक्रेन से ज़्यादा ताल्लुक रहा हुआ है। तो उसमें ये था कि अब हमें जेस्चर्स देने हैं वेस्ट को भी और यूक्रेन को भी, पूरी दुनिया को, कि हम कह रहे हैं कि हमने अब नहीं जो किया है कि हम जियो इकोनॉमिक की तरफ जाते हैं और हम एक कैंप का हिस्सा नहीं है, तो हमें ये वाले देने पड़ेंगे। लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस वक्त हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए है, हमारे बेतहाशा वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, और ऐसे मौक़ों पे सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या इवन सफारती अमला है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम करना चाहिए। जी, मैं इसी बस लास्टली वो अगर आप दिखा सकें कि ये हमने वहाँ से ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ शहरोज स्टूडेंट हैं, उनके दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है, ये प्लीज अगर दिखा सके, उसके बाद अलग साहब से जी बिल्कुल लीजिएगा। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पर कीव में मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ। फ़िलहाल हम कीव के मेट्रो स्टेशन में बैठे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से एवैक्यूएशन के कोई चांसेस नहीं है, जबकि एम्बेसी से भी हमने बात की है और उन्होंने कहा है कि कोई चांस नहीं है। इसके बरक्स जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बल्कि पहले ही काफ़ी इक़दाम उठा लिए थे और चार्टर्ड फ़्लाइट्स उन्होंने शुरू कर दी डायरेक्ट इंडिया के लिए, जबकि पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमें आगाह नहीं किया और हमें कोई वो सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहे एवैक्यूएशन के लिए, और बिल्कुल ही हम यहाँ पर ना कैद होके रह गए हैं। ये मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं और ये कुछ लोग बैठे हैं जो मेट्रो, और हमने फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन में बना ली।
जी ये पाकिस्तानी वहाँ पे स्टूडेंट हैं और इस तरह के बेताशा वहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे और भी पाकिस्तानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगे और सफारती अमला भी है, तो आई होप कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऑलरेडी भी काम कर रही है। मैं लास्ट एक बात कह दूं कि इस वक्त सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अहम चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने और काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोप ने कदगरे लगा दिए हैं कि जो भी रूस के साथ मुआहदे करेगा तो उन पे भी वो कदगने आएंगी, जैसा कि ईरान के सिलसिले में ये किया गया था। तो हमारा क्योंकि काफ़ी बड़ा एक ट्रेड का एजेंडा भी था, तो ये देखना होगा हमारे लिए कि हम वो जो माहदे करने जा रहे थे पाइपलाइन से रिलेटेड या बाकी ट्रेड से रिलेटेड, आया वो उसकी वजह से हम जो है किसी यूरोप की, क्योंकि हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं और रेमिटेंसेस की सोर्स जो है वो यूरोप और अमेरिका है, तो क्या आया हम उन कदगनों कोई ऐसे एग्रीमेंट साइन करने की वजह से उन कदगनों की जद में तो नहीं आ जाते? ठीक है, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल अहम सवाल है। और क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब लाइव फ्रॉम मॉस्को। उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी उनसे बात करते हैं और उस पे करेंगे हम फर्दर। जी शहजाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम क्लास साहब और आमिर मतीन, आपको भी और बहुत शुक्रिया। आज बड़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो शोधा गुमनाम शहीद जो थे उनकी के उस पर भी गए हैं, यादगार पे भी गए हैं, और सबसे बढ़कर आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनकी 3 घंटे का कहा गया मुलाकात हुई है उनसे, प्यूटन से, प्रेसिडेंट प्यूटन से, और जो कि 1 घंटे तक जो मैंने पढ़ा है, आप इसको प्लीज़ आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो आज का सारा दिन बिजी डे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी मॉस्को में, वहाँ पे यूक्रेन पे हमला, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देयर, उनके प्यूटन साहब से मुलाकात। तो क्या हुआ है सारा दिन आप वहाँ पे, कोई थोड़ी सी हमें पिक्चर बताएंगे? वेरी बिजी डे आई मस्ट से। अच्छा जी, मॉस्को का जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं कि ये यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए तो इशू है, जो रशिया और यूक्रेन की टेंशन है, लेकिन मॉस्को में हमें किसी शख्स के चेहरे पे कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आई। जिन लोगों से हमारी बात भी हुई तो उनके लिए ये लीस्ट कंसर्न था, उनका इस बारे में कोई ख्याल इस तरह से ओपनली हमारे सामने नहीं आया, बल्कि वो इस बात को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि जहां पर रशियन लोग मौजूद है। और उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर अमेरिकन अपने एक अमेरिकन को बचाने के लिए दुनिया के किसी भी खित्ते में जा सकते हैं, तो जहां पे हमारे इतने तादाद में लोग मौजूद हैं, तो उनको हम कैसे नुकसान पहुंचने दे सकते हैं। जो आज की एक्टिविटी है वो वाकई बहुत हेक्टिक थी। सुबह आपने खुद ही फरमा दिया, उसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है उस जगह पे जाना। वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मार्च पास्ट भी उनके लिए किया गया, उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का उन्होंने मुआयना किया, फिर उन्होंने जब फूल पेश किए वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीखी लम्हा था जिस लम्हे में उस दीवार पे जाके पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने वो एक चादर रखी, फूलों की चादर रखी, वो कि उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का रूस को देखने का अंदाज तब्दील हो रहा है। वजीर आजम के हवाले से जो मुलाकात थी सदर प्यूटन के साथ, तो उस बारे में हमें शुरू में यही बताया गया था कि ये 1 घंटे की मुलाकात होगी, लेकिन बाद में वो मुलाकात तवील हो गई और उसमें वर्किंग लंच भी शामिल हो गया। उस दौरान मैं समझता हूं कि बहुत सारे अहम मामला जो थे वो डिस्कस हुए, चूंकि जो प्रेस रिलीज अभी जारी की गई है वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से और उनके स्टाफ की तरफ से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनका जिक्र नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वफ्द भी ज़्यादा मोहतात नज़र आ रहा था। वो कोई खुलकर बात करने से, जिन वज़ीरों के साथ हमारी बात हुई तो वो भी खुलकर कुछ बता नहीं रहे थे। मुझे लगता ये है कि वो भी मोहतात हैं कि चूंकि रशिया के हवाले से कौन सी ऐसी बातें थी जो आपका ख्याल है, आप क्योंकि वहाँ मौजूद हैं और पूरे मतलब सीन को देख रहे हैं, आपने कहा कुछ बातें थी जो होनी चाहिए थी, जिक्र नहीं है उनका, तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपका ख्याल स्किप हुई हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, मसलन जिन बातों पे, जिन मौजूआत पर बात करना चाह रहे थे, वो गैस पाइपलाइन का मामला था, आपके दफाई मुआहदात थे, उनमें से वो किसी चीज को उस तरह से खुल के एलेबोरेट इसलिए नहीं कर पा रहे कि उन्होंने जो चीजें तय की हैं वो म्यूचुअली तो रख ली हैं अपने पास, लेकिन उसका इजहार अभी नहीं किया जा रहा। और मुझे उसकी वजह ये समझ आती है कि वो जो सैंक्शंस की बाज़गश्त है इस वक्त हवा में, तो अगर आप कोई एग्रीमेंट इस तरह का अनाउंस कर देते हैं और कल परसों को उस पर खुदा न खास्ता रशिया पे दुनिया बैन लगा देती है, तो फिर भी आप एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाएंगे। इसलिए
कोई चीज़ खुलकर एलेबोरेट नहीं की गई। हाँ, जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस के सदर को बताया। इसी तरह से जो यूक्रेन की सिचुएशन थी उस पर वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालना चाहिए। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं और आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, और ऐसी किसी भी सिचुएशन पे इस तरह की एक बनी बनाई प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। थोड़ा सा जो यहाँ पे जो हमारे मिलने वाले जो सहाफ़ती हल्के हैं जो बिलखसूस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, गो कि वो गिनती में चंद ही हैं, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अगर सदर पुतिन जो है वो एक दिन बाद ये ऐलान कर देते तो शायद ये दौरा जो है वो इस तरह से पीछे ना चला जाता जिस तरह से इस वक्त दुनिया को लग रहा है। इसकी एक अहमियत है बहरहाल कि दो तरफा लेवल पे ये 23 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है जो यहाँ पे पुराने लोग बसने वाले हैं। उनका कहना ये है कि इससे पहले हम मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के लिए तो आते रहे हैं, लेकिन इस तरह से दो तरफा जो मामला है ये बहुत अरसे बाद हो रहा है, और इसमें बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था जो सिर्फ यूक्रेन के शेडो के पीछे चला गया, इस इशू के पीछे। तो यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम था, यहाँ पे जामिया मस्जिद है मास्को की, वहाँ 2 दफ़ा हमें बुलाया गया और उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन किया गया। अभी वज़ीर आज़म जो है वो उधर जाएंगे, वो भी एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। इस्लामोफोबिया की बात को रिलेट करने के लिए भी, और वैसे भी इस्लामोफोबिया के हवाले से तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि वज़ीर आज़म का एजेंडा ये शुरू दिन से है कि वो इस पे बात करेंगे, वो करना चाहेंगे भी, इसलिए कि अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का अपना जो कैंप है शहजाद, वो बताइएगा ज़रा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ मौजूद हैं और हम समझते हैं कि मुश्किल फैसला था जाना ना जाना, आमिर साहब ने तफसील से इस पर रोशनी डाली है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कैंप में क्या उनकी अपनी फीलिंग क्या है? चलो एक तो उन्होंने एक हमारा एक स्टैंड तो है, ठीक है, अब गए हुए हैं, बैठे हुए हैं कि उसी वक्त ही हमले का आर्डर दिया गया है, एक आध दिन जैसे आपने कहा वो डिले भी किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को वापस भी आने दिया जा सकता था। उस पर क्या उनके कैंप में रीडिंग है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मौजूद है, उसी वक्त ही एक हमला हुआ जिसके पूरी दुनिया की कंडमनेशन आ रही है? उनके कैंप से कोई बातचीत हुई है आपकी? उनकी तरफ से कोई है कि अच्छा, रिजर्वेशन या वो ख्याल है कि उनका अपना मतलब मुल्क का फैसला था? जो हमारा वफ्द है उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। वो इस बात से थोड़े से इस बात पे बात करने से, उस वक्त जब हमारी सुबह वहाँ पे जो गुमनाम सिपाहियों की यादगार थी वहाँ पे जब बात हुई, तो वो उस लम्हे लगता था कि वो शायद रिलक्टेंट हैं इस मौजू पे बात करने के लिए। उसके बाद जब पहला दौर शुरू हुआ मुलाकात का, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात जारी थी, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल रहा है और उनको कोई बात ऐसी समझ आई है। मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये काम जो है ये किसी किस्म की इसमें पाकिस्तान को जो राय है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया है कोई सिफारती फेस सेविंग के लिए, ये थ्योरी यहाँ पे इस वक्त सिफारती हल्कों में गर्दिश कर रही है, और मेरे ख्याल में ये जो इंडियन लॉबी है वो इसको ज़्यादा हवा दे रही है और सोशल मीडिया पे भी इस बारे में चहमगोइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी कैंप है वो मुझे कॉन्फिडेंट लगा, और जब मुलाकात का पहला हिस्सा जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र आए जो लोग उनके साथ थे। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वीडियो वायरल हो रही है, वो आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो कमेंट तो कर देते होते हैं, बाकी चीज़ें बाद में, कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उनको जो रिसीव किया है वहाँ पे उनके डिग्निटरीज ने, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो कोट कहते हुए कह रहे हैं कि जब वो लैंड करते हैं कि दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी हेयर। इस पे अब बड़ी अच्छी खासी तनकीद हो रही है कि जब जंग शुरू हो रही है वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, बम्बिंग है, बला बला उसके अपने इश्यूज हैं, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना है कि दीज आर वेरी अगेन एक्साइटिंग टाइम्स टू बी हेयर। कोई इस पे भी कोई वहाँ गुफ्तगू या कुछ कोई हुई आपके कुछ लोगों से, या वो उनके नज़र, क्योंकि मैं देख रहा था नेट पे खासा रोला पड़ा हुआ है। जो सोशल मीडिया पे फीता काटने की बात हो रही है और इस तरह की बाकी जो बातें हो रही हैं वो हमने भी यहीं पे आके सुनी है, बल्कि वो मुझे जो सबसे अच्छा कमेंट लगा वो तो ये था कि जी आमतौर पे जब कोई हुकूमत का बड़ा आदमी आता है तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यहाँ पे कुछ सलामी कुछ ज्यादा तोपों की हो गई। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, ह्यूमन ट्रेजेडी है, मतलब वो अपनी जगह लाइटर नोट अपनी जगह, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी कि लोग मारे जाएंगे, डिसलोकेट होंगे, थाउजेंड्स विल बी, मतलब इट्स अ ट्रेजेडी। शहजाद, ये जंग वहाँ पे जब जंग शुरू हो गई रशिया के लिए, तो उनके लिए ये पॉसिबल था
कि वो मीटिंग्स कैंसिल भी कर देते या उसको शॉर्ट रखते, पर उन्होंने मीटिंग भी कोई कैंसिल नहीं की और हमें बताया घंटे की भी मीटिंग की है। कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी बता रहे हैं, तो उससे क्या वो जैसे देने चाह रहे थे कि वो बड़े नॉर्मल हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है रशिया को, क्या सिंबलिज्म है उसका? अच्छा देखिए, इसमें मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि बहुत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो एक दिन पहले दौरा कैंसिल कर देते तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इस हवाले से जब इस सिचुएशन को आप रीड करते हैं तो जो एग्जैक्टली आमिर मतीन साहब आपने बात की कि ना सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ गया बल्कि मामलात पर बात करने के लिए जो मौजूआत थे वो भी मेरी इतला के मुताबिक बढ़ गए हैं। कुछ और चीज़ों पर भी बात हुई है। फ्यूचर का कोई उन्होंने पाथवे कोई तय किया है कि किस तरह से आगे चलना है और खित्ते के जो मसाइल हैं कश्मीर के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है रूस की जानिब से। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं कर रहे ज़राए, लेकिन मुझे लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी खाली हाथ नहीं आएंगे, वो भी कोई ना कोई यकीन दहानी लेके आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ तो सबसे बड़ा ख़तरा तो जितने भी तजज़ियाकार हैं वो यही वाला है कि फ़िलहाल तो हमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइट वॉकिंग और बैलेंसिंग एक्ट, और ये है कि इसके बाद इस तरह के कुछ ऐलानात का जेस्चर देने की बजाय वेस्ट की कुछ तशफ़ी करनी पड़ेगी कि हमने कोई कैंप नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि ये बहुत ही इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, फैटअप से अभी तक उन्होंने हमें नहीं निकाला, हालांकि बहुत सारी चीजें हमने रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वो तकरीबन सारी पूरी कर दी हैं। नहीं, फैटिव का मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें फैटिव की मीटिंग रशिया के हवाले से चल रही है कि आया उनको इसके अंदर किस लिस्ट में डालना है इसके बाद सैंक्शंस के, तो अगर उनको डालते हैं और हमारी तरफ से कोई इस तरह का बयान आ जाता है तो हमारे पे भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं ना। फिर डेफिनेटली होगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी हमारे मुआशी हालात आप सबके सामने हैं, उसमें बगैर किसी इकोनॉमिक यकीन दहानी के तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब किसी कैंप को ज्वाइन करने का कोई ऐलान इस तरह से करेंगे। वो बिल्कुल उसी तने हुए रस्से पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वापसी पर वो इस हवाले से बताएंगे कि उनकी बात भी हुई है। अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त के हिसाब से और उस वक्त के जो वापसी कब है, लास्ट क्वेश्चन, वापसी कब है? और उनके सुन रहे थे कोई मीडिया के साथ बातचीत भी होनी थी वहां पे रशियन मीडिया के साथ, वो होनी है या कैंसिल हो गई है? तो वापसी कब है? आज रात है, कब है? देखिए, उनकी यहाँ पे उनका सारा शेड्यूल जो हमें डे 1 पे बताया गया था वो सारे का सारा तब्दील हो गया है। अभी एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनकी मीटिंग एक खाना और मीटिंग है, उसके बाद उन्होंने मस्जिद जाना था, उसके बाद उन्होंने मीडिया से टॉक करनी थी। तो अभी जो उनके मुतलका स्टाफ है वो कुछ भी नहीं बता पा रहा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो रशियन प्रोटोकॉल वाले हमें बताते हैं उसके मुताबिक हर लम्हा सिचुएशन चेंज हो रही है, तो हम आपको इस वक्त कोई बात कहकर फंस नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को जाहिर है हम सारे लोग जो यहाँ से गए हुए हैं वो इसी इशू पे बंधे हुए हैं। पीएम की टीम के साथ साथ वो जिधर जिधर मूव कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से आपको लॉबीज में बैठना पड़ सकता है, बसों में बैठना पड़ सकता है, एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होना पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल में वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई वो आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बता दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज रात को वापस चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया और बड़े कम्प्रिहेंसिव हमें आपने डिटेल्स बताएं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे की। जी, लाइव फ्रॉम मॉस्को हमारे साथ मौजूद थे शहजाद अनवर फारूकी, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम दौरे के बारे में। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे इस तमाम तर मामले पे, सिनारियो पे, और शहजाद साहब ने भी जो इनपुट दिए हमें वहाँ से जो जी मैं ये कहूँगा कि ये बड़े ही हसास इस वक्त सूरत हाल है, और ये अगर नेटो या वेस्ट को रिएक्ट करता है तो ये मिलिटैरिटी रिएक्ट करता है तो ये खुदा न खास्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है बात। और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है मोहतात होकर बात करें। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से ऑलरेडी आज एक बयान इनडायरेक्टली से आया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो जमहूरियत पसंद मुल्क हैं वो इसकी मजम्मत करेंगे। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए इशारा था।
और हो सकता है इस बात का भी इम्कान है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा अमेरिका के लिए ड्यू था एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो हो सकता है कि वो भी पोस्टपोन हो जाए। अब इसका ये नहीं पता कि सूरत हाल के साथ वो ये डील कर रहे हैं या कोई मैसेज देना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो। इसलिए हमारे लिए और ये हमारी इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इतनी इस वक्त कशीदगी का शिकार है कि यहाँ पे गैर इस्तेहकाम किस्म का वो चल रहा है। लास्ट बस में कहूँ कि लोकल डेवलपमेंट जो आज जो हुई है, वरना तो वो इधर उधर से परवेज़ लाई साहब का ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। दो एक बहस ये चल रही है कि उनको फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी बस 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए होगा, आप रिजॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी मैं 1.5 साल के लिए लूँगा, और ये उन्होंने कहा जी अगली दफ़ा आपको देंगे। उन्होंने कहा जी मैं नून लीग पे एतबार नहीं करता। ये कमल अली आगा साहब के हवाले से मेरे ख्याल ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने ये बयान दिया है। और दूसरा MQM ने यू टर्न मारा है, और आज अभी थोड़ी देर पहले अली जैदी के साथ वो कह रहे थे कि जो PTI ने अपना सिंध के अंदर जो है धरने और उसका ऐलान किया हुआ था, उनका जी हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, PTI के साथ खड़े हैं। तो 24 घंटे में इधर के उधर, उधर के इधर काफ़ी सारी ये तब्दीली भी आ गई। दोनों तरफ कंफ्यूजन फैलाई हुई है जी। क्लास साहब, मुझे मेजर आमिर साहब की बात, हमारे दोस्त हैं बड़े मेहरबान, उनका ना है कि इन्होंने MQM पे बात की है ना, मुझे उनकी एक बात याद है। हमारे एक दोस्त के बारे में कहते हैं, मुश्तरका दोस्त हैं, वो भी बड़े हमें प्यारे हैं। तो कहते हैं, उनका कहना है मेजर आमिर साहब कभी कभी बड़े कोट्स जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के देते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे दोस्त हैं, पहले अगर इन्होंने किसी से होना हो ना कोई बात को करनी हो, कहते पहले नाराज़ होते हैं, बहाना बाद में ढूंढते हैं। पहले नाराज बहाना बाद में देखेंगे। तो सेम वही वाले MQM भी यही करती है कि पहले नाराज होती है, बहाने बाद में ढूंढती है कि अब हमने क्या करना है। वो मतलब 3.5-4 साल गुजारने के बाद अब उन्हें सारी चीजें इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर अब बंदे तोड़ के ही लाए जा सकते हैं। MQM के बगैर नंबर पूरा मुश्किल होता है, जो है ना अकेले उनके 5 बंदों से नंबर पूरा नहीं होता काफ लीग के। मेरा काफ लीग और MQM मिलते हैं तो मेरा ख्याल है उनका मसला हल होता है सर। दोनों का है सर। अच्छा क्लास साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और एक तरह से कहा जाए कि लोग इंतज़ार में थे इस फैसले के, और लोग चाहते थे कि प्रेसिडेंट सेट हो। नूर मुकद्दम के कातिल जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनको आज सज़ाए मौत सुना दी गई है, बट इक्वली देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, अ लॉट ऑफ डिबेट कि उनके वालिदैन को बरी कर दिया गया। फिर जो थेरेपी वर्क्स के मालिक हैं और जो मुलाजमीन हैं उनको भी बरी किया गया है। सो एक डेफिनेटली एक बैलेंस डिसीजन होगा, बट कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जैसे आपने कहा, बड़ा मेरा इस्लामाबाद के हद तक ये बड़ा अहम केस था, ज़ीरो टॉलरेंस वाला मत से कि इस पे अगर मुझसे पूछे हम पुलिस का सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन रहते हैं, हम रहते हैं सारे। ये मुश्किल ब्लाइंड केस था। अगर मुझसे अगर पूछूं, ब्लाइंड इन सेंस के कत्ल के केस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? गवाह ऐनी शहद। ये आपका जो सेक्शन 302 है, किसी को उस वक्त तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक एक लोग जो है ना ये ना कहें कि फलां बंदे के हाथ में छुरी थी, चाकू था, पिस्तौल था और इसने मारा मेरे सामने, उसने कत्ल किया। ये ज़रूरी है आपके सेक्शन से। इसमें कोई आपका ऐनी शहद गवाह नहीं था। अगर आपको याद हो, हमने शाखावर साहब को लास्ट टाइम लिया था जो नूर मुकद्दम केस में उनके वालिद साहब की तरफ से वो आके प्रोसिक्यूशन कर रहे थे। उस वक्त भी हमने सवाल उनसे किया था कि उनके वकील ने कहा था, वो जो उसके हैं अगर मुजरिम, आप तो मुजरिम हो गए, वो कि जनाब के कोई ऐनी शाहिद नहीं है, किसी ने देखा नहीं। उन्होंने इस क्लास को हाईलाइट आके उन्हें पकड़ने की कोशिश की वेरी वाइजली। लेकिन ये दाद देनी पड़ेगी आपको इस्लामाबाद की पुलिस की। स्पेशल मैं कहूँगा, मुझे रिकॉर्ड पे कहने दें इस वक्त, क्योंकि उनको हटा दिया गया है। और आप पता है तौर रहमान जिसने सारा ये केस बनाया, ये सारा खसाया। अब मुझे पता है क्या अफसोस हो रहा है, इस्लामाबाद के मौजूदा ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, IG साहब हैं, ये जो क्या नाम एहसन यूनुस साहब हैं, वो हो गए, उनकी टीम हो गई, वो अपने ही इन्वेस्टिगेशन टीम को डिस्क्रेडिट करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशें क्या है कि उनके खिलाफ खबरें लगवाई जा रही हैं, उनके खिलाफ चीजें। उस वक्त भी उनको हटा दिया गया था जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। आप ये बताएं क्यों कि जी इसमें तफ्तीश में चीजें वो रह गई थी, मतलब कुछ इसमें रह गए थे, वो क्या कहते हैं, सुकम रह गए थे। तो पूछने वाली बात ये है, मेन जो मुलजिम था आपका, जिसका ब्लाइंड मतलब वो था, मुकर गए थे, उन्होंने हमने तो किए नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है बॉडी कहाँ से, लाशें कहाँ से, पागलपन का एक्टिंग। उन्होंने फ्रांसिक पे मेन चीज वहां पे आपको देखनी चाहिए थी। फ्रांसिक उन्होंने एविडेंस करा के पहली दफा ये चीज हमने देखी है कि उन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने उन्होंने जाके एक एक चीज को फ्रांसिक के साथ, रिकॉर्ड के साथ प्रोसिक्यूशन के सामने पेश किया कि ये आप पेश कर। पाकिस्तानी तरीक में, मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इट्स ए वेरी रेयर एक वाकया हुआ कि पुलिस ने जाके एक एक चीज का फ्रांसिक करवा के अदालत के सामने साबित किया है कि ये वो बंदा है जिसने वो किया है, इनको कत्ल किया है, बॉडी वहां से मिली है, ये फलां सब किया। प्लस जिन 2 लोगों को दी गई है, एक माली है और एक मेरा ख्याल है शायद वो है, उनके वो चीजें जिनके एविडेंस सामने आए हैं कि ये लोग जो हैं वो थे
उस पे या शामिल थे या इन्होंने शिकायत नहीं की? इन्होंने रोका, इन्होंने उसको बाहर जाने से रोका, मतलब इन्होंने एक तरह अबैटर्स के तौर पर दिया। मुझे 109 में मेरा ख्याल आती हैं चीजें, उनको भी सजा मिली है। सो ये कहना है कि जनाब यहाँ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ नहीं किया, इस्लामाबाद के SSP वो जो थे यहाँ अतौर रहमान साहब ने कुछ नहीं कहा, हजूर इतना आसान काम भी नहीं होता। बाकी भी हम देख लेते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी बाकी चीजें वो भी देख रहे हैं। कह सकते मेरी बेस्ट ओपिनियन, क्योंकि हमने इस केस को बड़ा फॉलो किया है। आपने उसको वहां से हटाया, रीजन क्या थी? अतौर रहमान को थोड़ी सी मीडिया हाई मिलनी शुरू हो गई, मैंने 2-3 उसके साथ व्लॉग्स कर लिए, या अपने प्रोग्राम में हमने ले लिया इनके आने से पहले मौजूद IG साहब के। एक रेवलरीज होती है, जेलसी, इट्स नेचुरल, हर डिपार्टमेंट में होती है, हमारे यहाँ भी मीडिया में भी होती है, सिविल सर्विस में भी होती है, पुलिस में भी होती है। कोई एक आदमी दरमियान में से निकले और उसके लोग तारीफ करना शुरू कर दें, वो भी मीडिया में हमारे जैसे जो किसी को मतलब अगर बड़ी मुश्किल से हमारे मुंह से किसी का तारीफ का लफ्ज निकलता है, सो वो लगता है इस्लामाबाद पुलिस की जो हायरार्की है उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। सो उन्होंने उस वक्त भी, जब इनको हटाया गया था, उस वक्त भी उन्होंने इनके खिलाफ टिकर्स लगवाना शुरू किया था मीडिया में अपने क्राइम रिपोर्टर्स के जरिए। सर मैं ये कहूंगा इट्स ए बिग सक्सेस। आपको इस सक्सेस को, इस्लामाबाद पुलिस को, इसको वो करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि एक ऐसा केस जिसको साइंटिफिक बुनियादों पे आपने लड़ा है, आपने एक एक चीज के फ्रांसिक पेश किए। अच्छा अभी आपके पास टाइम है, मौजूद IG साहब कर लें, टाइम क्या है? उन्होंने आपको, अदालत ने बताया कि इनके वालिदैन का कोई आप इनका कनेक्शन नहीं साबित कर सके, आपने कॉल्स इनकी दिखाई हमें, टेक्स्ट नहीं दिखाए। उनका ये था मेन 2 ही चीजें थी कि टेक्स्ट नहीं था, वॉइस नोट थी नहीं थे, जिससे ये पता चला कि ये लोग जो है ना इनको पता था और इन्हें नहीं था। चले वो कहते हैं जनाब आपको मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है, आप चैलेंज कर दें, आप आगे इसको हाई कोर्ट में चले जाएं कि ये जो सजाएं दी गई है ना, या वो जाएंगे अभी मेरा कि वो अपील करेंगे ना, उसमें आप इनके साथ आप पार्टी बन जाए ना पुलिस जाके कि जनाब ये हमारे पास हम, अब आप जाए मैसेज अब निकलवा, जो मौजूदा SSP इन्वेस्टिगेशन है, चला तो और रहमान साहब तो नहीं निकाल सकते ना, वो उनको सजाएं नहीं हो सकी, मेन कल्प्रेट जो था उनको सजाएं तो हो गई है ना। आप एक काम करें, आप जाएं, आपके पास एविडेंस मौजूद हैं, आपके नंबर भी मौजूद हैं, फाइलें भी मौजूद हैं, उन्हीं में से टेक्स्ट उनका निकालें, अदालत के सामने जाके पेश करें और उनके वालिदैन को सजा दें। मौजूद है, वही पैटर्न फॉलो वो पैटर्न फॉलो करें ना, जाके वहां पे कहें। सो मैं अभी भी समझता हूं कि एक बड़ी अचीवमेंट इसमें हुई है कि सारे लोगों को ये खतरा था, बहुत बड़ी ये मतलब लोग थे, पार्टी थी, क्लाउड था, सब कुछ था, खौफ था कि पुलिस ब्राइब हो जाएगी, कोई और कुछ पावरफुल लोग हैं वो ना ब्राइब हो जाएं, वहां पे कुछ चीजें आप इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट ना मिल जाए, वही वाला जी गवाह नहीं है। सो ये चीजें जो है उन्होंने इन 3 लोगों पे जो डाला है, हालांकि माली और वो क्या कहते हैं वो जो साथ में, आई इवन फील सॉरी फॉर देम कि एक बेचारा मालिक ही क्या है, घर का इतना बड़ा ताकतवर आदमी हो तो वो उसको क्या पता होता है कि कल को आपके खिलाफ मतलब चीजें क्या होंगी, या उनको क्या पता होता है कत्ल होने वाला है नहीं होना। मुलाजिम पेशा लोग 4000-5000 भी लोगों ने रखे हुए होते हैं। बहरहाल इनके वालिदैन का अगर इनको फील होता है कि वहां पे हुआ है तो इससे बड़ी वैसे वालिदैन के लिए कोई सजा नहीं होती, जहन में रखा जाए। हम सारे बच्चों वाले हैं कि आपका बच्चा जो है इस तरह के केस में है, इस तरह के मर्डर में है, एंड ही सेंटेंस टू बी हैंग्ड, ये भी बहुत बड़ी सजा होती है अगर देखी जाए। अल्लाह किसी को इस तरह के उनका जिंदा रहना उनके लिए मतलब बहुत बड़ी सजा ज्यादा एक आपके लिए वो है। सो ये कह देना कि ना आपके उसमें वो बरी हो गए, आप जाएं उनको चैलेंज करें। ये इस्लामाबाद के IG को करना चाहिए, इस्लामाबाद के नए SSP इन्वेस्टिगेशन है इनको करना चाहिए, ये जाएं और उसमें कहें जिन्हें कि इसमें फलां थेरापी वाले जो लोग हैं इनको वो करें, आप इनको सजाएं। पर लोग जाते हैं ना, अभी ये जाएंगे अपील में, उस वक्त कीजिएगा। उम्मीद सिर्फ ये है कि आगे भी हाई कोर्ट के अंदर और मजीद अदालतों के अंदर, जनरल अदालत उज़्मा के अंदर इसी तरीके से इसको परसू किया जी जाएगा। बिल्कुल। इम्पोर्टेंटली यही है कि चूंकि इस केस ने बहुत ज्यादा हाइप ले ली थी, तो तमाम केसेस को इसी स्पीड के साथ कंक्लूड किया जाए और इंसाफ होना चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।